Hello students, I am Monica Sol from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the 5th chapter from your civics, the judiciary. Yes, the judiciary. Now what is the judiciary? Let us see. Civil and criminal laws, the Indian judicial system, composition, functions and jurisdictions of the Supreme Court, functions of high courts, subordinate courts and lok adalats, impartial and independent judiciary, case study. All these things we are going to study in this chapter. Now what is actually judiciary? See, we have the rule of law in India according to the which the laws are applied equally to all the citizens. We have a judicial system to enforce the rule of law. When laws are violated, the judicial system comes into function. जब भी कोई लॉ आप किसी भी चीज़ को नहीं मानोगे या आप गलत काम करोगे तो आपको तुरंत थ्रू द पुलिस और वो लोग पकड़ के आपको लेके जाएंगे बिकॉज यूर अ क्रिमिनल, आपने कोई ऑफेंस किया है. एंड आप अगर अकॉर्डिंग टू द लॉज आप अगर नहीं चल रहे कंट्री में, देन ऑल्सो यू विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस. एंड देन हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो लोग आपका जजमेंट करेंगे कि आपने सही काम करा है या नहीं. क्रिमिनल्स को पकड़ना काम पुलिस का होता है. एंड देन वेदर योर वॉट एवर यू विल से, देखो आप वकील करते हो, फिर वो आपका जजमेंट करते हैं कि आपने सही करा है, आप गलत हो, या जो भी है वो सारा डिसीजन फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है. सो दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. नाउ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज. वॉट आर सिविल एंड क्रिमिनल लॉज? Laws are a system of rules that are formed to govern behavior. They embody the basic moral values of our society. They are made to promote good behavior and to make our communities safe places to live in. Everyone, no matter how. Now let us see what is civil. Criminal laws जो होते हैं और सिविल लॉज होती है. देखो आपको पता है कि अगर आप कोई भी गलत काम करोगे, अपन यहाँ पर सेफ क्यों है? क्योंकि अपन को प्रोटेक्शन मिल रहा है लॉ के द्वारा. आपको कोई भी अगर कोई गलत काम आपके साथ करता है तो आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हो एंड द पुलिस विल बी इन द एक्शन. आप लॉयर कर सकते हो. अगर आपको कुछ बहुत आपके साथ कोई बहुत बुरा काम हो गया, किसी ने आपको किसी चीज़ में फंसा दिया, तो आप लॉयर की हेल्प लेके आप उस चीज़ से बाहर आ सकते हो. सो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो लॉ है वो आपकी तुरंत हेल्प करती है आपको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए. नाउ सिलेक्टिंग जजेस को कैसे सिलेक्ट करा जाता है? देखो, इट हैज़ बीन मोर देन 6.5 decades since India became republic. However, for a long time there was no proper system of appointment of judges to the Supreme Court and the High Court. Then came the present system of collegium, in which the Chief Justice of India and a forum of senior most judges of the Supreme Court appoint and transfer the judges. सबसे पहले जजेस का अपॉइंटमेंट अच्छी तरह से ढंग से नहीं हुआ जाता था, बट आफ्टरवर्ड्स जब से ये कॉलेजियम और चीफ जस्टिस का जो इंडिया में आया, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं. जजेस वंस अपॉइंटेड कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट थ्रू अ टाइम कंज्यूमिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस. Only persons of unimpeachable integrity, impartiality and ability are appointed to the post. A basic flaw of this system is not that it allows judges to choose their own successors. Thus, there is a need for a new system in which the independence, transparency and accountability of the judiciary is not compromised. The government should be able to contribute to the selection of judges. However, the final word should be that of legal dignitaries. Now, based on the above passage, we have to answer these questions. This we have to read in a careful manner. जब भी अपन जज को अपॉइंट करते हैं तो आप लोगों को ये देखना पड़ता है कि वो जज इम्पार्शियल है. देखो, पार्शियलिटी करेगा अगर जज, तो वो जज किस काम का? सुप्रीम कोर्ट में जज बैठा है एंड ही इज डूइंग द पार्शियलिटी. कि रिच पीपल है उनको वो पनिशमेंट नहीं दिया, सीवियर पनिशमेंट, एंड द पुअर पीपल इफ दे आर डूइंग द सेम ऑफेंसेस डन बाय बोथ द पीपल. और उन दोनों में से अगर रिच पर्सन ने ऑफेंस किया है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिल रहा, बट पुअर ने किया है तो उसको पनिशमेंट मिल रहा है. सो दैट इज इम्पार्शियलिटी. मतलब पार्शियलिटी हुई ना, तो उनको कैसा होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए. दोनों को पनिशमेंट वही मिलेगा अगर क्राइम सेम है, तो उनमें ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंस. Let's see what are criminal laws. Criminal laws deal with the cases involving a crime or violation of public order like theft, assault, harassment for dowry, murder, etc. It usually begins with the lodging of first information report. आपने FIR सुना होगा. FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन
report with the police who investigates a crime, after which a case is filed at the court. If the accused is found guilty, then he can be sent to jail and may also be fined. अब क्रिमिनल लॉज देखो, आप लोग बहुत सारे ऐसे टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं, क्राइम पेट्रोल वगैरह, उसमें आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि किस तरह से पुलिस को कंप्लेन FIR लिखवाई जाती है कि हमें इस इंसान से खतरा है, इसने हमारे लाइक एनीवन इज किडनैप्ड और इज बीन हैरेस्ड और किसी ने चोरी करी, तो अपन ये FIR लिखवाते हैं. एंड देन पुलिस को अगर ये लगता है कि इसने क्राइम किया है तो उसको पकड़ के और उसको जेल में डाल देता है. एंड देन दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस कि उसको जेल में भेजना उनका काम होता है. दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल लॉज. सिविल लॉज क्या होती हैं? दीज लॉज डील विद द सिविल केसेस विच इन्वॉल्व प्राइवेट डिस्प्यूट्स. सिविल लॉज इन द set of rules which governs relationship between individuals. It deals with dispute between individuals, organization or between the two. Some subjects that fall under the category are disputes relating to the sale of land, purchase of goods, rent matters, eviction, divorce cases, etc. Petition has to be filed before the relevant court by the party that has been affected for any legal action. अब सिविल इसमें तो चोरी वगैरह, डाउरी केसेस, हेरेसमेंट का होता है क्रिमिनल में. एंड सिविल लॉज में जो आपसी रंजिश होती है ना, जैसे फाइट फॉर द लैंड, एक किसी की ज़मीन है उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो वाली फाइट है. या फिर डिवोर्स होता है, लाइक द हस्बैंड वांट्स टू लीव द वाइफ, उनमें कोई झगड़ा डिस्प्यूट हो जाता है. फॉर दैट वो ये सिविल लॉज ये वाला चीज़ सॉल्व करते हैं. तो दैट डिस्प्यूट इज सॉल्व बाय द सिविल लॉज. एंड द इंडियन जुडिशियल सिस्टम. नाउ व्हाट इज द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट organ of the Indian government. The judiciary of India is an independent body and is separate from the executive and the legislature. It plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It maintains law and order in the country and also solves problems related to civil and criminal offences. The Indian judicial system is governed by the rule of law. Any citizen can approach the court when a law is violated. कोई भी लॉ अगर वायलेट होता है, मतलब कोई भी अगेंस्ट लॉ के अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहा है, तो यू कैन गो एंड कंप्लेन फॉर दैट एंड यू विल get the justice over there. So this is our Indian judicial system where you can go and complain and it is a democracy country. Democratic country में आपको full right है, अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगेगी तो आप तुरंत जाके कंप्लेन करोगे और उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए. अगर नहीं लिया जाएगा तो अगेन यू हैव टू गो एंड कंप्लेन. जब तक आपको उस चीज़ पे जस्टिस नहीं मिल रहा, यू कैन ऑफकोर्स गो एंड कंप्लेन एंड दे हैव टू गिव यू जस्टिस फॉर दैट. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट इन द एपेक्स ऑफ द एंटायर judicial system, below which lie the high courts in each state or a group of states. Below the high courts there is a hierarchy of subordinate courts. Cases of petty and local crimes are decided by लोक अदालत. अब देखो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके बाद क्या आता है हाई कोर्ट. सब स्टेट वाइज में वहाँ पर हाई कोर्ट डिवाइड होते हैं एंड उनके भी नीचे ग्रुप एक हायरार्की होती है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की होती है, जहाँ छोटे मोटे जो केसेस हैं वो लड़े जाते हैं. अगर उनसे नहीं संभलते तो वो हाई कोर्ट में जाते हैं. अगर दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट देन इट गोज टू द सुप्रीम कोर्ट. एंड देन ये देखो पैटी एंड लोकल क्राइम्स जो होते हैं, बहुत छोटे मोटे जो क्राइम्स होते हैं वो लोक अदालत में ठीक हो जाते हैं, वहाँ पर वो सॉल्व हो जाते हैं इजीली. एंड नाउ सी हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी. सी सुप्रीम कोर्ट इज ऑन द टॉप. दिस इज द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया एट न्यू दिल्ली. उसके बाद जो आते हैं हाई कोर्ट्स आते हैं. हाईएस्ट कोर्ट्स एट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल्स 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ऑलमोस्ट 1 फॉर एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. सबके लिए ये होता है. एंड देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जनरली 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया में. हर जगह एक ऐसा कोर्ट होता है. सिविल जजेस एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स ये इनमें डिवाइड होते हैं. देखो नाउ सुप्रीम कोर्ट. इंडिया हैज अ सिंगल जुडिशियल सिस्टम फॉर द एंटायर कंट्री कनेक्टेड बाय नंबर ऑफ कोर्ट्स with the Supreme Court. The head of the entire judicial system, the Supreme Court supervises the lower courts such as high courts and the subordinate courts. इनके जो ड्यूटी होती है सुप्रीम कोर्ट की, उनको हाई कोर्ट्स पे और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे उन पे ध्यान रखना होता है कि वो लोग कोई अनजस्ट तो नहीं है. Then the Supreme Court has been given various powers. Some of these include transferring any civil or criminal case from one state high court to another state high court or from subordinate court to another state high court. इस तरह से वो लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का काम होता है. Then withdrawing and disposing any case pending before the high court. अगर कोई भी केस पेंडिंग चल रहा है या वो लोग ध्यान नहीं दे रहे तो उसको भी वो लोग हाई कोर्ट की तरफ वो लोग बोलते हैं, उसको विड्रॉ कर सकते हैं कि आपने कि मतलब क्यों
क्यों कर रखा है, चलो अगर उसको बंद करना है केस को तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है। देन इनिशिएटिंग इंटरनेशनल कमर्शियल आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, रिव्यूइंग इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर इन अ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कोई भी चीज़ में अगर वो लोग नहीं कर पा रहे, नहीं बता पा रहे या डिसीजन नहीं ले पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट उनको गाइड करता है और उनको बताता है कि व्हाट दे हैव टू डू द नेक्स्ट। Now the composition, how the Supreme Court are formed. See, our constitution presently provides for 31 judges at the Supreme Court level. The Supreme Court comprises of Chief Justice of India and 30 जजेस, एक चीफ जस्टिस होता है और एक इसके साथ 30 जजेस होते हैं। तो टोटल कितने हुए, 31 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से जो चीफ जस्टिस है ना वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज गिवन द रिकमेंडेशन बाय द आउटगोइंग चीफ जस्टिस एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी। इन्हीं को जैसे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस ऑफ एंड कंपनी ये लोग रेकमेंड करते हैं कि ये जज के लिए फिट है एंड ही कैन डू द जजमेंट इन अ इम्पार्शियल मैनर। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हु एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अब सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो किसकी एडवाइस पे वर्क करता है, यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे। नाउ एलिजिबिलिटी, अ पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज और द चीफ जस्टिस ओनली इफ ही शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ ही शी फुलफिल्स one of the following condition, has been a judge of a high court for at least 5 years। 5 years के लिए उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा उसमें ये क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ टेन्योर क्या होता है, मतलब कितने टाइम तक वो जज रह सकता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन अ एज ऑफ 65 years तक। 65 की एज तक वो लोग वहाँ पर जजेस के सीट पे बैठ सकते हैं। A judge may voluntarily resign before expiry of his term. In exceptional cases, Supreme Court judges can be removed by the President on grounds of a misuse of authority, proven misbehavior or incapacity. This process is called impeachment. अब impeachment कब होता है, जब देखो एक तो या तो वो एक्सपायरी से पहले रिज़ाइन कर दे कि कोई प्रॉब्लम आ गई हो पर्सनल और उसको रिज़ाइन करना पड़ा होगा तो वो छोड़ सकते हैं। अदरवाइज जो प्रेसिडेंट है वो उनको निकाल भी सकते हैं अगर उनको उनके बारे में कोई भी पता चला कि उन्होंने मिसबिहेव किया या उन्होंने इम्पार्शियलिटी करी या कुछ भी ऐसी चीज़ उनको अगर प्रेसिडेंट को पता चलती है तो प्रेसिडेंट उनको निकाल सकते हैं। अदरवाइज अप टिल द एज ऑफ 65 years द पर्सन कैन बी अ जज। ओके, then the motion for impeachment must be passed by 2/3 of majority of the members present and voting in both the houses of the parliament। अभी impeachment भी खाली प्रेसिडेंट का अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वहाँ पर वो लोग 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो है ना पार्लियामेंट की वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये सही है या गलत। नाउ फंक्शंस एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, दैट वी विल लर्न, लाइक इट इज डिवाइडेड इनटू 3 parts। How? The first one, the primary function of the judiciary is to resolve disputes between citizens and the government, the state governments or the between the center and the state government। अब इनका जो फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वो सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं सिटीजन्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो वो ये सॉल्व करते हैं। देन द जुडिशरी अपहोल्ड्स द लॉ एंड एनफोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट if they believe that their fundamental rights had been violated। As a guardian of the constitution, the court looks into the matter and enforces the necessary law। यहाँ पर अगर आपके fundamental rights, you have learned about the fundamental rights, अगर वो नहीं properly deal हो रहे, then also you can go and complain। Then the judiciary acts as the final interpreter of the constitution। The judicial review is the power of the Supreme Court to examine the validity of laws passed by the legislature and the executive। If the court finds that the law passed by the parliament or the state legislation or the other order of the executive violates the provision of the constitution, it declares such a law or order null and void। This is called judicial review। judicial review इनको full right होता है, अगर constitution के अगर कोई भी गवर्नमेंट उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही तो वो लोग उसको null and void मानते हुए हटा सकते हैं, उस लॉ को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी इनको full right होता है। So that is called judicial review। मतलब Yes, now we will be learning about the original jurisdiction। Now what is original jurisdiction?
The original jurisdiction includes the disputes between the union government and one or more states. Union government and one or more states on one side and one or more states on the other side, and between two states the Supreme Court also deals with the violation of fundamental rights. अगर इनके बीच में जैसे यूनियन स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा एंड उसके बीच में कौन आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट. ये अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है इन दोनों में से किसी ने, तो ही विल बी द सुप्रीम कोर्ट विल बी द वन हु विल सॉल्व द डिस्प्यूट. वो इनको फिर जस्टिस दिलवाएगा और वो उनको बोलेगा कि यू कांट अवॉइड द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को तो ओबे करना ही है. दैट ही विल टेल. नाउ appellate jurisdiction. The appellate jurisdiction includes appeals against the judgments of the high courts. The Supreme Court, being the highest judicial authority, has the power to review the decisions of the high courts and given it for own judgments. अब यहाँ पर देखो, जब अपन अपील करते हैं, जैसे अपन लोग सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं और भी छोटे मोटे जो छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उनसे अपन सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वी गो टू द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में जब अपन अपील करते हैं तो दे हैव टू फाइट आवर केस. और वहाँ पर भी अपन को जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, द जजमेंट इज नॉट प्रॉपर, देन वी गो टू वी मेक अ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाता है. नेक्स्ट, here we will be learning about the advisory jurisdiction. Now what is advisory jurisdiction? Advisory jurisdiction empowers the Supreme Court to advise the President on constitutional issues when asked for. However, the President is not bound to follow its advice. अब यहाँ पर jurisdiction advice दे सकता है President को कि अगर ये constitutional issues जो हैं उस पर advice दे सकता है, पर ये President के ऊपर है कि वो advice माने या न माने. उनको advice देने का तो right होता है. Now miscellaneous functions, Supreme Court records and prints all the proceedings and judgments for future reference. This is known as the court of record. Election petitions are also filed directly in the Supreme Court. ये जो election petitions होते हैं वो भी directly अपन Supreme Court में फाइल कर सकते हैं. एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, जो भी कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, प्रिंट्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, जजमेंट्स हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, मतलब आपको देखना है कि उस वाले जजमेंट में क्या हुआ था, केस हुआ था तो कैसे सॉल्व किया था, तो वो रिकॉर्ड्स उनको रखने होते हैं. उन रिकॉर्ड्स को बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. नाउ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. नेक्स्ट,